नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मजेदार पर आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट पर मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, निबंध, संस्मरण आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। कृपया इस पॉडकास्ट को रेट करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चला था। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का ये वक्तव्य उस व्यक्ति के लिए है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शायद सबसे महत्वपूर्ण नेता था और जिसके व्यक्तित्व, विचारों और कार्यकलापों का प्रभाव न केवल अंग्रेज सरकार से लोहा ले रहे भारत के करोड़ों लोगों पर दशकों तक रहा, बल्कि पूरे विश्व में उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रही। इस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदुस्तान की जनता का एक बहुत बड़ा भाग उन्हें महात्मा और जैसे गुजराती में आदरपूर्वक कहते हैं बापू कहता था। आज जब भारत आज़ादी के साल यानी 1947 से करीब 3/4 शताब्दी दूर आ चुका है, तो जाहिर है गांधी भी एक व्यक्ति से हटकर एक मिथक बन चुके हैं। सरकारें उन्हें रस्मी तौर पर उनके जन्म और मरण दिवस पर याद करती हैं और आम जन अपनी राजनीतिक लामबंदियों और अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार या तो उनका अंधा महिमा मंडन करते हैं या उन्हें कोसते सुनाई देते हैं। खैर, आप किसी भी पाले में खड़े हों, गांधी को जान लेना मेरे विचार में एक यात्रा है और उस यात्रा के एक छोटे से कदम के तौर पर इस एपिसोड में मैं आपके लिए गांधी के समकालीन प्रख्यात अंग्रेज पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का एक निबंध लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी। जॉर्ज ऑरवेल संयोगवश भारत में मोतिहारी, बिहार में ही जन्मे थे, जहां उनके पिता सिविल सर्वेंट थे। बाद में परिवार वापस इंग्लैंड चला गया। ऑरवेल पुलिस में रहे, सेना में रहे, स्कूल अध्यापक रहे, किताबों की दुकान में नौकरी की, पर इस सब के दौरान वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बीबीसी में भी काम किया और देश विदेश के नामी गिरामी अखबारों में इनका लिखना जारी रहा। बोल्शेविक साम्यवादी क्रांति की विफलता पर इनका उपन्यास एनिमल फार्म और अधिनायकवाद यानी टोटलिटेरियनिज्म के दमनकारी परिणामों पर लिखा उपन्यास 1984 साहित्य की कालजयी रचनाएं हैं। इन रचनाओं के अलावा इनके द्वारा विभिन्न समकालीन विषयों पर लिखे गए निबंधों के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को 20वीं सदी को समझना है तो उसे ऑरवेल को पढ़ना होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप विश्व को गहरे से जानने की इच्छा नहीं भी रखते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा के शानदार पठनीय चुस्त प्रयोग के लिए इनके निबंध अवश्य पढ़ें। ऑरवेल के निबंध अपने भाषा ज्ञान से और बौद्धिकता से आपको आतंकित नहीं करते, बल्कि एक सरल भाषा के बेहद पठनीय प्रयोग से पाठक को अपने साथ किसी भी विषय वस्तु पढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी ऑरवेल ने गांधी की मृत्यु के पश्चात 1949 में लिखा था, जो मुझे गांधी के व्यक्तित्व को समझने का एक समकालीन, संतुलित और ईमानदार प्रयास लगा। मैं बताता चलूं कि ऑरवेल स्वयं भी 1950 में ही एक छोटी उम्र में चल बसे थे। ये निबंध तो जाहिर है अंग्रेजी में ही है और मैंने इंटरनेट और अपनी अल्प बुद्धि से इसका कुछ हिंदी में अनुवाद भी करने की कोशिश की है, लेकिन इस निबंध को हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में सुविधानुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे और मुझे ये आशा है कि मेरे अनुवाद की जो कमियां हैं, चूँकि मैं एक साहित्यकार नहीं हूँ, तो मेरे अनुवाद की कमियों को आप माफ़ करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि इस निबंध का लब्बो-लुआब, इसकी जिस्ट आप तक पहुँचे और फिर आप इसका ये निबंध पूरी तरह
और इनके अन्य निबंध और इनकी अन्य रचनाएं पढ़ने को प्रेरित हों। तो आइए पढ़ते हैं ये निबंध। रिफ्लेक्शंस ऑन गांधी। Saints should always be judged guilty until they are proved innocent. But the tests that have to be applied to them are not, of course, the same in all cases. यहाँ ये संतत्व की कसौटी पर गांधी को कसने से ही इस निबंध की शुरुआत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या होंगे। In Gandhi's case, the questions one feels inclined to ask are: to what extent was Gandhi moved by vanity, by the consciousness of himself as a humble, naked old man sitting on a praying mat and shaking empires by sheer spiritual power? And to what extent did he compromise his own principles by entering into politics, which of their nature are inseparable from coercion and fraud? To give a definite answer, one would have to study Gandhi's acts and writings in immense detail, for his whole life was a sort of pilgrimage in which every act was significant. But this partial autobiography, which ends in the 1920s, is strong evidence in his favor, all the more because it covers what he would have called the unregenerate part of his life and reminds one that inside the saint or near saint there was a very shrewd, able person who could, if he had chosen, have been a brilliant success as a lawyer, an administrator, or perhaps even a businessman. चूंकि ये दो सवाल जो इन्होंने पूछे हैं ज़रूरी हैं, तो मैं इनको दोहराता हूँ कि गांधी के मामले में जो प्रश्न पूछने की इच्छा होती है वे हैं: पहला, गांधी खुद को प्रार्थना करने वाली चटाई पर बैठे हुए एक विनम्र, नग्न बूढ़े व्यक्ति के रूप में और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति से साम्राज्यों को हिला देने वाले के रूप में अपनी छवि स्वयं देखते हुए किस हद तक वैनिटी यानी घमंड से प्रेरित थे। और दूसरा सवाल ये कि राजनीति, जो कि स्वभावतः जबरदस्ती और धोखाधड़ी का ही दूसरा नाम है, में प्रवेश करके उन्होंने किस हद तक अपने सिद्धांतों से समझौता किया। इससे आगे वे गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1920 के दशक में समाप्त होती है, उसको पढ़ के उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं और वो लिखते हैं कि इस संत या तकरीबन संत, ऑलमोस्ट सेंट के अंदर एक बहुत ही चतुर, योग्य व्यक्ति था जो अगर चाहता तो एक वकील, एक प्रशासक या शायद एक व्यवसायी के रूप में भी शानदार सफलता प्राप्त कर सकता था। गांधी की आत्मकथा के बनिस्बत स्वयं गांधी को लेकर के जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं, they made a good impression on me which Gandhi himself at that time did not. The things that one associated with him, उनके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, homespun cloth यानी खादी, soul forces and vegetarianism, शाकाहार, they were unappealing, and his medievalist program was obviously not viable in a backward, starving, overpopulated country. It was also apparent that the British were making use of him or thought they were making use of him. ये इसमें आगे कहते हैं कि एक अंग्रेज राष्ट्रवादी के तौर पे कहें तो गांधी हमारे दुश्मन थे, लेकिन चूंकि वे हिंसा को रोकने के लिए हमेशा खुद को प्रयासरत रखते थे और इसलिए अंग्रेजों के दृष्टिकोण से वो एक बड़ी प्रभावी कार्यवाही थी और इसलिए उन्हें हमारी तरफ का आदमी, जिसे इन्होंने लिखा है आर मैन, कभी कभी दबी जुबान में इसको स्वीकार किया जाता था। ये कहते हैं, The British conservatives only became really angry with him when, as in 1942, he was in effect turning his non-violence against a different conqueror.
1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसकी वजह से ब्रिटिश कंजर्वेटिव्स इनसे नाराज़ थे। लेकिन उससे आगे ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो सुनिए। बट आई कुड सी इवन देन that the British officials who spoke of him with a mixture of amusement and disapproval also genuinely liked and admired him after a fashion. Nobody ever suggested that he was corrupt or ambitious in any vulgar way. यानी कि कोई बहुत एक घटिया रूप से महत्वाकांक्षी या भ्रष्टाचारी व्यक्ति वो कभी भी नहीं थे, किसी ने भी उन्हें नहीं माना। और that anything he did was actuated by fear or malice. In judging a man like Gandhi, one seems instinctively to apply high standards, so that some of his virtues have passed almost unnoticed. चूंकि लोग उन्हें संत समझते हैं तो उनको जांचने के लिए जो कसौटी वो रखते हैं वो और लोगों से कुछ ज़्यादा ऊंची होती है, कुछ ज़्यादा कड़ी होती है। तो उसकी वजह से उनके कुछ जो गुण हैं वो कई बार ख्याल में ही नहीं आते। वो कौन से गुण हैं? फॉर इंस्टेंस, इट इज़ क्लियर इवन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी दैट हिज नेचुरल फिजिकल करेज वॉज क्वाइट आउटस्टैंडिंग. द मैनर ऑफ हिज डेथ वॉज अ लेटर इलस्ट्रेशन ऑफ दिस. फॉर अ पब्लिक मैन who attached any value to his own skin would have been more adequately guarded. कि उनका जो साहस था, शारीरिक साहस, हालांकि उनका शरीर कोई हम और आप जानते हैं कि वो बड़े शारीरिक रूप से निरीह व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर जो मजबूती और जो ताकत और ये जो साहस था, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और वो हमने देखा भी है और ये भी कह रहे हैं कि द मैनर ऑफ हिज डेथ वॉज अ लेटर इलस्ट्रेशन ऑफ दिस, कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी जिसको अपनी जान से ज़रा सा भी प्यार होगा वो शायद अपने लिए सुरक्षा के कई और ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम करके रखता। शारीरिक साहस के अलावा एक दूसरी चारित्रिक विशेषता को लेकर वे क्या कहते हैं? अगेन, ही सीम्स टू हैव बीन क्वाइट फ्री from that maniacal suspiciousness which, as E.M. Forster rightly says in a passage to India, is the besetting Indian vice, as hypocrisy is the British vice. अब उनके इस वक्तव्य से हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गांधी उस लोगों के प्रति एक सनक की हद तक जो संदेह भारतीय रखते हैं उससे बिल्कुल परे थे और वो बड़े खुले मन से सबको स्वीकार कर लेते थे। आगे कहते हैं, although no doubt he was shrewd enough in detecting dishonesty, he seems wherever possible to have believed that other people were acting in good faith and had a better nature through which they could be approached. And though he came of a poor middle class family, started life rather unfavorably, and was probably of unimpressive physical appearance, he was not afflicted by envy or by the feeling of inferiority. Even when he was fighting what was in effect a color war, he did not think of people in terms of race or status. The governor of a province, a cotton millionaire, a half-starved Dravidian coolie, a British private soldier, they were all equally human beings, to be approached in much the same way. It is noticeable that even in the worst possible circumstances, as in South Africa, when he was making himself unpopular as the champion of the Indian community, he did not lack European friends. उनकी आत्मकथा को ही आगे आधार बनाकर वो फिर बात करते हैं कि he was not one of those saints who are marked out by their phenomenal piety from childhood onwards, nor one of the other kind who forsake the word after sensational debaucheries. He makes full confession of the misdeeds of his youth, but in fact there is not much to confess. Or
His character was an extraordinarily mixed one, but there was almost nothing in it that you can put your finger on and call bad. And I believe that even Gandhi's worst enemies would admit that he was an interesting and unusual man who enriched the world simply by being alive. Whether he was also a lovable man and whether his teachings can have much value for those who do not accept the religious beliefs on which they are founded, I have never felt fully certain. ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकता कि वो क्या वाकई में एक प्यार किए जा सकने वाले व्यक्ति हैं और क्या उनकी शिक्षाएं उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो उन धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते हैं जिन पर वे आधारित हैं। अब गांधी जी की धार्मिकता के बारे में इन्होंने आगे कुछ बातें कही हैं, वो सुनिए। बट वन शुड आई थिंक रियलाइज दैट Gandhi's teachings cannot be squared with the belief that man is the measure of all things and that our job is to make life worth living on this earth, which is the only earth we have. They make sense only on the assumption that God exists and that the world of solid objects is an illusion to be escaped from. It is worth considering the disciplines which Gandhi imposed on himself and which, though he might not insist on every one of his followers observing every detail, he considered indispensable if one wanted to serve either God or humanity. यहाँ वे गांधी की धार्मिकता और उनके ईश्वर में विश्वास को रेखांकित कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी शिक्षाएं उस व्यक्ति को अपील कर सकती हैं जो ये जानता हो और मानता हो कि ये संसार एक माया है, मिथ्या है और अंत में हमें इस माया से निकल के ईश्वर से जा मिलना है। अब मैं जहाँ मैंने पहले इस बात को छोड़ा था और वहीं से इसको वापस उठाऊंगा कि it is worth considering the disciplines which Gandhi imposed on himself and which he considered indispensable if one wanted to serve either God or humanity. First of all, no meat eating, no alcohol or tobacco, and no spices or condiments, even of a vegetable kind. Secondly, if possible, no sexual intercourse. If sexual intercourse must happen, then it should be for the sole purpose of begetting children and presumably at long intervals. And finally, for the seeker after goodness, there must be no close friendships and no exclusive loves whatever. Close friendships, Gandhi says, are dangerous because friends react on one another, and through loyalty to a friend one can be led into wrongdoing. This is unquestionably true. Moreover, if one is to love God or to love humanity as a whole, one cannot give one's preference to any individual person. This again is true, and it marks the point at which the humanistic and the religious attitudes cease to be reconcilable. वाकई हम जब गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो ये जानते ही हैं कि गांधी ने अपनी सिद्धांतों को, अपनी धार्मिकता को हमेशा व्यक्तियों से ऊपर उठकर माना और इसके बारे में ऑरवेल बहुत ईमानदारी से अपनी राय रखते हैं। बट at any rate, it makes clear that on 3 occasions he was willing to let his wife or a child die rather than administer the animal food prescribed by the doctor. It is true that the threatened death never actually occurred, and also that Gandhi, with one gathers a good deal of moral pressure in the opposite direction, always gave the patient the choice of staying alive at the price of committing a sin. Still, if the decision had been solely his own, he would have forbidden the animal food, whatever the risks might be.
There must, he says, be some limit to what we will do in order to remain alive, and the limit is well on this side of chicken broth. This attitude is perhaps a noble one, but in the sense which I think most people would give to the word, it is inhuman. The essence of being human is that one does not seek perfection, that one is sometimes willing to commit sins for the sake of loyalty, that one does not push asceticism to the point where it makes friendly intercourse impossible, and that one is prepared in the end to be defeated and broken up by life, which is the inevitable price of fastening one's love upon other human individuals. No doubt, alcohol, tobacco, and so forth are things that a saint must avoid. But sainthood is also a thing that human beings must avoid. इससे आगे ऑरवेल गांधी जी के प्रसिद्ध प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं और उनकी शांतिवाद के बारे में बात करते हैं. तो वो क्या कहते हैं? However, Gandhi's pacifism can be separated to some extent from his other teachings. Its motive was religious, but he claimed also for it that it was a definite technique, a method capable of producing desired political results. Satyagraha, first evolved in South Africa, was a sort of non-violent warfare, a way of defeating the enemy without hurting him and without feeling or arousing hatred. Gandhi objected to passive resistance as a translation of Satyagraha. In Gujarati, it seems the word means firmness in the truth. इससे आगे ऑरवेल गांधी और पश्चिम के शांतिवादियों के बीच क्या फ़र्क है इसको वो बताते हैं. वो कहते हैं, even after he had completely abjured violence, he was honest enough to see that in war it is usually necessary to take sides. He did not. Indeed, since his whole political life centered around a struggle for national independence, he could not take the sterile and dishonest line of pretending that in every war both sides are exactly the same and it makes no difference who wins. Nor did he, like most Western pacifists, specialize in avoiding awkward questions. In relation to the late war, यहाँ पे वो late war का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से है. In relation to the late war, one question that every pacifist had a clear obligation to answer was, what about the Jews? Are you prepared to see them exterminated? If not, how do you propose to save them without resorting to war? ये एक ज़रूरी सवाल है कि अगर युद्ध नहीं किया जाता तो यहूदियों को कैसे बचाया जा सकता था. इसी में आगे वो क्या कहते हैं, I must say that I have never heard from any Western pacifist an honest answer to this question. But it so happens that Gandhi was asked a somewhat similar question in 1938 and that his answer is on record in Mr. Louis Fisher's Gandhi and Stalin. According to Mr. Fisher, Gandhi's view was that the German Jews ought to commit collective suicide, which would have aroused the world and the people of Germany to Hitler's violence. After the war, he justified himself. The Jews had been killed anyway and might as well have died significantly. One has the impression that this attitude staggered even so warm an admirer as Mr. Fisher, but Gandhi was merely being honest. If you are not prepared to take life, you must often be prepared for lives to be lost in some other way. When in 1942 he urged non-violent resistance against the Japanese invasion, he was ready to admit that it might cost several million deaths. लेकिन इसके साथ साथ ऑरवेल ये मानते हैं कि गांधी शायद अधिनायकवाद
या जिसे हम अंग्रेज़ी में टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं, उसकी ख़तरनाक प्रवृत्ति से परिचित नहीं थे, और साथ ही साथ इंग्लैंड के शासक सोवियत रूस जैसे नहीं थे। वो उनको अपनी बात कहने का मौका दे रहे थे, उन्हें रातों रात उठवा नहीं ले रहे थे, तो इसलिए उन्हें अपने राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल वो कर पाए। इसके लिए वो आगे लिखते भी हैं कि बट लेट इट बी ग्रांटेड दैट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैन बी इफेक्टिव अगेंस्ट वंस ओन गवर्नमेंट और अगेंस्ट एन ऑक्यूपाइंग पावर। इवन सो, how does one put it into practice internationally? Gandhi's various conflicting statements on the late war seems to show that he felt the difficulty of this. Moreover, the assumption which served Gandhi so well in dealing with individuals that all human beings are more or less approachable and will respond to a generous gesture needs to be seriously questioned. It is not necessarily true, for example, when you are dealing with lunatics. Then the question becomes, who is sane? Was Hitler sane? And is it not possible for one whole culture to be insane by the standards of another? तो कहने का मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीज़ें कुछ ज़्यादा जटिल होती हैं, और हर बार ये संभव नहीं है कि गांधी के अहिंसावादी तरीके वहाँ पर काम आ सके। लेकिन हाँ, आगे ये ज़रूर इस बात को रेखांकित करते हैं कि it seems doubtful whether civilization can stand another major war, and it is at least thinkable that the way out lies through non-violence. अहिंसा के बारे में सीरियसली कम से कम सोचा तो जाना चाहिए। गांधी के बारे में आगे और ये कहते हैं, one feels of him that there was much that he did not understand, but not that there was anything that he was frightened of saying or thinking. I have never been able to feel much liking for Gandhi, but I do not feel sure that as a political thinker he was wrong in the main, nor do I believe that his life was a failure. It is curious that when he was assassinated, many of his warmest admirers exclaimed sorrowfully that he had lived just long enough to see his life work in ruins, because India was engaged in a civil war which had always been foreseen as one of the byproducts of the transfer of power. But it was not in trying to smooth down Hindu-Muslim rivalry that Gandhi had spent his life. His main political objective, the peaceful ending of British rule, had after all been attained. As usual, the relevant facts cut across one another. On the one hand, the British did get out of India without fighting, an event which very few observers indeed would have predicted until about a year before it happened. On the other hand, this was done by a Labour government, and it is certain that a Conservative government, especially a government headed by Churchill, would have acted differently. But if by 1945 there had grown up in Britain a large body of opinion sympathetic to Indian independence, how far was this due to Gandhi's personal influence? And if, as may happen, India and Britain finally settle down into a decent and friendly relationship, will this be partly because Gandhi, by keeping up his struggle obstinately and without hatred, disinfected the political air? That one even thinks of asking such questions indicates his stature. One may feel, as I do, a sort of aesthetic distaste for Gandhi. One may reject the claims of sainthood made on his behalf. He never made any such claim himself, by the way. One may also reject sainthood as an ideal and therefore feel that Gandhi's basic aims were anti-human and reactionary. But regarded simply as a politician and compared with the other leading political figures of our time, how clean a smell he has managed to leave behind. ये निबंध यहाँ समाप्त होता है। आप देखेंगे कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी
व्यक्तिगत रुचि और अरुचि बड़ी ईमानदारी से सामने रखी है और उससे हटकर गांधी के व्यक्तित्व को समग्रता से, व्यक्तिगत रूप से, राजनैतिक रूप से जांचने की, परखने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से ये हमें गांधी को समझने की एक नई अंतर्दृष्टि तो देता ही है। इसी के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। अगली बार फिर कुछ लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।